हिंद महासागर में अगर कोई जहाज मुंबई से निकलकर जापान, दक्षिण कोरिया या चीन की तरफ जाता है तो रास्ते में एक जगह जरूर पड़ती है। वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक। रोजाना हजारों करोड़ रुपए का सामान यहाँ से गुजरता है। तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, अनाज। आधुनिक दुनिया की रफ्तार काफी हद तक इसी रास्ते पर टिकी है। और इस रास्ते के मुहाने पर बैठा है एक देश, इंडोनेशिया। करीब 17,000 द्वीपों वाला ये देश सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक रणनीतिक पुल भी है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर पहुंचे तो इसे महज एक और विदेश यात्रा की तरह नहीं देखा गया। इस दौरे में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है उनकी सूची ही बताती है कि मामला कितना बड़ा है। इंडोनेशिया के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में भारत मदद करेगा। अस्त्र नाम के एयर टू एयर मिसाइल का एक्सपोर्ट, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई डील, या फिर मलक्का के पास साबोंग पोर्ट का डेवलपमेंट। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के दौरान बातचीत की मेज पर रहने वाली है। यानी डेमोक्रेसी से लेकर डिफेंस तक और समुद्री व्यापार से लेकर भविष्य की तकनीक तक लगभग हर जरूरी क्षेत्र इस बातचीत का हिस्सा है। भारत के लिए यह रिश्ता इसलिए भी खास है क्योंकि इंडोनेशिया आसियान का सबसे असरदार मेंबर माना जाता है। अब क्या है कि चीन के बढ़ते असर, इंडो पैसिफिक एरिया में बदलती पॉलिटिक्स और सप्लाई चेन की नई लड़ाई के बीच नई दिल्ली ऐसे साझेदारों की तलाश में है जिनके साथ लंबे समय तक भरोसेमंद सहयोग बनाए जा सके। जकार्ता इस सूची में ऊपर दिखाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ रणनीति या कूटनीति से नहीं, दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध हजारों साल पुराने हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वहां रामायण और भारत की परंपरा आज भी जीवित है। बाली से लेकर जावा तक भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। यानी यह रिश्ता सिर्फ भूगोल का नहीं, इतिहास का भी है। तो आज विस्तार से समझेंगे कि पीएम मोदी के इस दौरे में कौन कौन से बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, भारत इंडोनेशिया को क्या दे रहा है, बदले में क्या हासिल करना चाहता है, और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में इंडोनेशिया भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है श्यारतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। असल में भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते आज जितने अहम हैं शायद पहले कभी नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी वजह है हिंद प्रशांत क्षेत्र की बदलती राजनीति। पिछले एक दशक में चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए, नेवी के अड्डे बनाए और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए कई देशों में पोर्ट्स भी भारी इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे में भारत भी अपनी समुद्री रणनीति को नए सिरे से मजबूत कर रहा है। इंडोनेशिया इस रणनीति का सबसे अहम साझेदार बनकर उभरा है। भारत के लिए इंडोनेशिया की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां 28 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं या वह साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सबसे बड़ी वजह उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन है। इंडोनेशिया इंडिया ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है। उसके कंट्रोल वाले समुद्री रास्तों से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, खासकर मलक्का स्ट्रेट से, जिसे ग्लोबल सी ट्रेड की लाइफलाइन कहा जाता है। भारत का लगभग पूरा पूर्वी समुद्री व्यापार और एनर्जी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अगर किसी वजह से मलक्का स्ट्रेट में तनाव पैदा हो जाए तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भरोसेमंद पार्टनर का होना भारत की जरूरत है। यही वजह है कि सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट पर दोनों देश विशेष जोर दे रहे हैं। इंडोनेशिया के अचह प्रांत में ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट के पास है। भारत का लगभग पूरा पूर्वी समुद्री व्यापार और एनर्जी इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आता है। अगर किसी वजह से मलक्का स्ट्रेट में तनाव पैदा हो जाए तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भरोसेमंद पार्टनर का होना भारत की जरूरत है। यही वजह है कि सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट पर दोनों देश विशेष जोर दे रहे हैं। इंडोनेशिया की आचेह प्रांत में ये पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के एंट्री पॉइंट के पास है। भारत पहले से अंडमान और निकोबार आइलैंड में अपनी सैन्य और समुद्री क्षमता बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ सबांग पोर्ट में सहयोग भारत को इस पूरे समुद्री एरिया में बेहतर लॉजिस्टिक रीच और रणनीति मौजूदगी देता है। यह किसी सैन्य अड्डे की तरह नहीं, बल्कि समुद्री सहयोग, व्यापार और
आपदा राहत जैसी गतिविधियों के लिए भी जरूरी माना जाता है। अब बात उन मिनरल्स की जिन पर आने वाले सालों की ग्लोबल इकोनॉमी टिकी हुई है। निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मिनरल्स। ये नाम सुनने में भले तकनीकी लगे, लेकिन आपके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप, मिसाइल, ड्रोन और विंड टर्बाइन सबकी बुनियाद यही है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा निकेल प्रोड्यूसर है। भारत लंबे समय से इन जरूरी मिनरल्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा है। अब नया प्लान यह है कि सिर्फ खरीदारी ना की जाए, बल्कि सोर्स वाले देशों में जाकर इन्वेस्ट किया जाए। इसलिए भारत इंडोनेशिया में निकेल, स्टील और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसका सीधा फायदा भारतीय इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा। इससे बैटरी प्रोडक्शन की कीमतों पर सीधा असर होगा। डिफेंस इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी अच्छी और बेहतर सप्लाई चेन मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में भारत एक और कदम आगे बढ़ाएगा। डिफेंस की बात करें तो अस्त्र और ब्रह्मोस सिर्फ दो मिसाइलों के नाम नहीं हैं। ये भारत की बदलती रक्षा नीति का प्रतीक है। पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश माना जाता था। अब टारगेट ये है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो। जब कोई देश भारतीय मिसाइल खरीदता है तो वह सिर्फ एक हथियार नहीं खरीदता, उसके साथ ट्रेनिंग और टेक्निकल कोऑपरेशन और लंबे समय तक की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी जुड़ जाती है। यही वजह है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया जैसे बड़े देश की रुचि भारत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसी तरह ईवीएम खरीद को भी सिर्फ चुनावी मशीनों के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। भारत दशकों से दुनिया के सबसे बड़े चुनाव कराता रहा है। चुनाव प्रबंधन, डिजिटल वोटिंग सिस्टम और बड़ी पैमाने पर चुनाव कराने में भारत का अनुभव अब दूसरे देशों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। यह भारत की सॉफ्ट पावर का नया आयाम है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की नींव भी नई नहीं है। दोनों देशों के संबंध हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संपर्कों से जुड़े हैं। इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की परंपरा जीवित है। बाली में हिंदू संस्कृति की गहरी छाप दिखाई देती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय एयरलाइन का नाम गरुड़ है, जो भारतीय परंपरा से लिया गया है। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी साथ काम किया और 2018 में रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। यानी आज जो समझौते हो रहे हैं वे अचानक नहीं हुए हैं। इसके पीछे दशकों का विश्वास और लगातार बढ़ता सहयोग है। मोदी का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें डिफेंस, सी रूट सिक्योरिटी, बिजनेस, टेक्निक और संसाधनों, इन सभी क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया की रणनीति का केंद्र बनने जा रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि इस क्षेत्र में उसके ऐसे साझेदार हो जिनके साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि डिफेंस और स्ट्रेटेजी भी शेयर की जा सके। भारत और इंडोनेशिया की पार्टनरशिप का एक बड़ा पहलू आर्थिक भी है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। भारत इंडोनेशिया से पाम ऑयल, कोयला, रबर और मिनरल्स इंपोर्ट करता है। वहीं भारत वहां दवाइयां, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, स्टील, रसायन और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दोनों देशों की कोशिशें अब सिर्फ खरीदार और विक्रेता वाले रिश्ते से आगे बढ़ने की है। इसीलिए इस दौरे में निवेश पर खास जोर दिया गया है। अगर भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया में निकेल और रेयर अर्थ से जुड़ी इंडस्ट्रीज लगाती हैं तो उसका फायदा दोनों देशों को होगा। इंडोनेशिया को इन्वेस्टमेंट, जॉब और मिलेगी, जबकि भारत को भविष्य के उद्योग के लिए रॉ मटेरियल की भरोसेमंद सप्लाई। दरअसल दुनिया इस समय एक नई होड़ देख रही है। पहले देशों के बीच तेल के लिए कंपटीशन था, अब क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हो रहा है। अमेरिका, जापान, यूरोप यूनियन और चीन सभी निकेल, लिथियम और रेयर अर्थ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। भारत भी अब इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। इंडो पैसिफिक में भारत की पूरी रणनीति भी इसी सोच पर आधारित है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि समुद्री रास्ते खुले, सुरक्षित और नियम आधारित होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी एक देश का दबदबा इतना ना हो कि वह पूरी दुनिया के व्यापार को प्रभावित कर सके। इंडोनेशिया भी इस सोच से पूरी तरह अलग नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर भले इंडोनेशिया खुलकर टकराव की राजनीति नहीं करता, लेकिन उसके अपने समुद्री हित है।
खासकर नातूना आइलैंड के आसपास चीन की हरकतों को लेकर वह कई बार चिंता जता चुका है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया का समुद्री सहयोग सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाके की शांति से भी जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि दोनों देश नियमित नेवी एक्सरसाइज करते हैं, कभी साथ में मिलकर समुद्र में गश्त भी लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस की जानकारी भी शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे दौरे को एक लाइन में समझना हो तो कहा जा सकता है कि भारत और इंडोनेशिया अब सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिसाइल से लेकर मिनरल्स तक, पोर्ट से लेकर बैटरी तक और लोकतांत्रिक तकनीक से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, दोनों देशों के कोऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उससे इंडो पैसिफिक एरिया में एक भरोसेमंद साझेदार मिलता है। डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ता है, भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुलते हैं, इलेक्ट्रिकल वाहन और हाईटेक इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी मिनरल्स की आपूर्ति पूरी होती है। समुद्री व्यापार के सबसे अहम रास्ते के करीब उसकी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात, भारत अपनी विदेश नीति में एक्ट ईस्ट को जमीन पर उतारता हुआ दिखाई देता है। इंडोनेशिया के लिए यह पार्टनरशिप कम जरूरी नहीं है। उसे डिफेंस तकनीक, इन्वेस्टमेंट, चुनावी टेक्निक, इंडस्ट्रियल हेल्प और एक ऐसे पार्टनर का साथ मिल रहा है जो इंडो पैसिफिक एरिया में बैलेंस की राजनीति की बात करता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ कुछ डील्स पर साइन करने का कार्यक्रम नहीं है। यह उस बदलती दुनिया की तस्वीर है जहां देशों की ताकत सिर्फ उनकी सेना से नहीं, बल्कि उनके साझेदारों, सप्लाई चेन, तकनीक और समुद्री पहुंच से भी तय होगी। और इसी बदलती तस्वीर में भारत और इंडोनेशिया दोनों अपनी अपनी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री का दौरा पूरा होने में एक दिन बचे हैं। देखते हैं इस दौरे से और कौन सी डील और कौन सी बातें निकल कर आती हैं। इस दौरे से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप तक लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए एयर नाउ। इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,